हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विनीता आज आपको प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने के कारण आपको क्या खतरे हो सकते हैं और इस कंडीशन में आपको क्या करना चाहिए इस बारे में बताऊंगी। अभी हाल में ही मेरे अस्पताल के इमरजेंसी में एक महिला आई थी जिनकी 7 महीने की प्रेगनेंसी थी और उनको नीचे से ब्लीडिंग हो रही थी। जांच करने के बाद यह पता चला कि उनकी बीपी बढ़ी हुई है और उनका प्लासेंटा जो है अपनी जगह से खिसक गया है, यानी कि एब्रप्शन हो गया है। यह प्रेगनेंसी का एक कंडीशन है जिसमें कि प्लासेंटा यानी कि अव्वल नाल अपनी जगह से खिसक जाता है। इसके कई कारण होते हैं, लेकिन बढ़ती हुई बीपी भी एक प्रमुख कारण होता है। आगे चेक करने के बाद पता चला कि मरीज की बच्चे की धड़कन भी खत्म हो चुकी है। ऐसे में हमने महिला की सारी बेसिक इन्वेस्टिगेशन कराई, बीपी कम करने की और उसको दौरा ना आए इसके लिए भी दवाइयाँ दी और उसके बाद डिलीवरी के दर्द लाने के लिए भी दवाइयाँ दी गई और लगभग अस्पताल आने के 8 घंटे के अंदर उसकी डिलीवरी हो गई, लेकिन बच्चा नहीं बच पाया। आइए अब जानते हैं कि नॉर्मल बीपी क्या होता है। नॉर्मल ब्लड प्रेशर यानी कि बीपी जो होता है 120/80 होता है, यानी कि ऊपर की बीपी, इसको सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बोलते हैं, 120 होना चाहिए और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 80 होना चाहिए। अगर आपको प्रेगनेंसी में कभी भी ऊपर की बीपी 140 और नीचे की 90 यानी कि ऊपर की बीपी 140 और नीचे की 90 आती है, इस कंडीशन में आपको लगभग 4 घंटे के अंतराल के बाद दोबारा बीपी भी नापी जाती है और देखा जाता है कि यह बीपी सच में बढ़ी है या फिर एक फॉल्स रीडिंग थी। कभी कभी क्या होता है कि कुछ मरीजों में डॉक्टर के पास अस्पताल में आने के बाद उनकी बीपी बढ़ जाती है और घर पर ठीक रहती है। इस कंडीशन को व्हाइट कोट हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। इसलिए लगभग 4 घंटे के अंतराल के बाद या फिर थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद मरीज की दोबारा बीपी ली जाती है और उसके बाद भी अगर ऊपर का बीपी 140 और नीचे का 90 रहता है तो ऐसे कंडीशन में हम बोलते हैं कि पेशेंट को हाइपरटेंशन हो गया है। अगर ये बढ़ा हुआ बीपी आपको पहली बार 5 महीने के पहले यानी कि 20 वीक्स 20 हफ्ते के पहले पता चलता है तो इसे क्रोनिक हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी कि यह बीपी लंबे समय से प्रेगनेंसी के पहले भी हो सकता है कि बढ़ा हुआ। कुछ महिलाओं को यह बात पहले से पता होती है कि उनका बीपी बढ़ा हुआ रहता है। कुछ महिलाओं को इसके लिए दवाई की भी जरूरत पड़ती है। ऐसी महिलाओं को जैसे ही प्रेगनेंसी का प्लान करती हैं तो उनको अपने बीपी को कंट्रोल में रखना चाहिए और जैसे ही उनकी प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आती है और वो बीपी का कोई दवाई ले रही हैं तो अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए कि यही सेम दवाई कंटिन्यू करनी है या फिर मुझे दवाई बदलनी पड़ेगी, क्योंकि बीपी की कुछ दवाइयां जो हैं प्रेगनेंसी में उसके कारण बच्चे में बनावटी खराबी भी हो जाता है। अब बात करते हैं कि कुछ मरीजों में प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते बाद यानी कि 5 महीना जब क्रॉस हो जाता है प्रेगनेंसी का, उसके बाद बीपी बढ़ा हुआ आता है। इस कंडीशन को हम लोग जेस्टेशनल हाइपरटेंशन यानी कि प्रेगनेंसी कारण जो बीपी बढ़ी है, दूसरा टर्म इसके लिए प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन बोलते हैं, यानी कि प्रेगनेंसी में बहुत सारे चेंजेज आए हैं मदर के बॉडी में, उसके कारण बीपी बढ़ी है। इसके अनेक कारण होते हैं, लेकिन जो रिस्क होता है ये ज्यादातर जिसको पहली बार बच्चा हो रहा है या फिर जिनकी उम्र 35 साल से ऊपर है या जिनको पहले से डायबिटीज है, पहले से क्रोनिक किडनी डिजीज है या कोई ऑटो इम्यून डिजीज है या फिर एप्ला सिंड्रोम एक होता है जिसमें एंटीबॉडीज बॉडी में पॉजिटिव आती हैं, या फिर पहले से ही पिछली प्रेगनेंसी में किसी का बीपी बढ़ा हुआ था तो इस प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ने का खतरा और बढ़ जाता है। खासकर किसी महिला का अगर पिछली प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ा हुआ आता है, खासकर 8 महीने के पहले, तो इस प्रेगनेंसी में अराउंड 65% चांस है कि उसको इस बार भी बीपी बढ़ेगा। और अगर ये बीपी अगर
9 महीने के आसपास यानी कि 37 वीक्स के आसपास बढ़ता है तो भी 20% चांस है कि इस प्रेगनेंसी में भी बीपी बढ़ेगा। इसके अलावा अगर प्रेग्नेंट महिला की बहन या माँ को उनकी प्रेगनेंसी में बीपी बढ़ा है तो इस कंडीशन में भी बीपी बढ़ने का खतरा इस महिला में रहता है। इसके अलावा अगर ट्विन प्रेगनेंसी या ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है तब भी बीपी बढ़ने का खतरा ज्यादा रहता है। अब बात करते हैं कि बढ़ती हुई बीपी के कारण माँ को क्या खतरे हो सकते हैं और बच्चे को क्या खतरे हो सकते हैं। बढ़ती हुई बीपी के कारण माँ के दिल यानी कि हार्ट, जिगर यानी कि लीवर, किडनी यानी कि गुर्दा, ब्रेन यानी कि दिमाग और कोगुलेशन सिस्टम यानी कि कहीं भी महिला को जो खून बहता है उसको रोकने की क्षमता और उसके अलावा आंखों पर असर पड़ता है। बढ़ती हुई बीपी के कारण महिला के शरीर के सारे अंगों पर असर पड़ता है और अगर बीपी को समय रहते कंट्रोल नहीं किया गया और अगर महिला को बीपी बढ़ने के साथ साथ उसके यूरिन में प्रोटीन आने लगता है या उसके पूरे शरीर में सूजन बढ़ने लगती है, उसके हाथ पैरों में सूजन आने लगती है, वजन अचानक ज्यादा बढ़ने लगता है या फिर सांस लेने में तकलीफ होने लगती है या फिर सर में तेज दर्द, आंखों के सामने धुंधलाहट या फिर पेट में दर्द या फिर इनमें से कोई एक लक्षण भी आने लगते हैं तो हम इसे प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। यानी कि इक्लेम्सिया एक वर्ड होता है जिसका मतलब फिट्स होता है यानी कि दौरा आना होता है, उसके पहले की कंडीशन को प्री एक्लेम्सिया बोलते हैं। अगर समय रहते प्री एक्लेम्सिया को ट्रीट नहीं किया गया तो ये इक्लेम्सिया में कन्वर्ट हो सकता है, मरीज को दौरे आ सकते हैं। इसके बाद माँ की जान को और ज्यादा खतरा बढ़ जाता है। मैंने बढ़ती हुई बीपी के कारण लगभग 5 सालों में ऐसे 10 मरीज देखे हैं जिनकी किडनी फेल हो गई है। बढ़ती हुई बीपी के कारण उनको दौरे आए हैं और किडनी फेल हो गई है और कुछ मरीजों को छाती में पानी भी भर गया है जिसको पल्मोनरी एडिमा बोलते हैं। इनके कारण भी कुछ महिलाओं ने अपनी जान गंवा दी है। ऐसे में बढ़ती हुई बीपी को कभी भी लाइटली नहीं लेना चाहिए क्योंकि 1000 में से एक महिला ही या फिर 500 में से एक महिला को ही बुरी स्थिति से गुजरना पड़ रहा है। अगर समय रहते मरीज अस्पताल आ जाता है तो ये सारी कंडीशंस अवॉइड की जा सकती हैं। अब बात करते हैं बच्चे की। तो बच्चे को बढ़ती हुई बीपी के कारण उसका वजन कम हो सकता है, उसको टाइम से पहले डिलीवरी करानी पड़ सकती है, उसके आसपास पानी कम हो सकता है, कभी कभी पानी ज्यादा भी हो जाता है और उसके अलावा कभी कभी बच्चा पेट में भी अचानक खत्म हो जाता है। अब बात करते हैं कि कैसे प्रेगनेंसी में बीपी का मैनेजमेंट होता है। तो बीपी मैनेज करने के लिए लाबेटालॉल नाम की एक दवाई होती है, इसको सुबह शाम एक एक गोली के तौर पे शुरू किया जाता है और बढ़ाकर मैक्सिमम हम लोग 6 गोली या उस गोली को दिन भर में 3 बार या 4 बार में डिवाइड करके मैक्सिमम हम लोग 1200 mg के डोज तक शिफ्ट करते हैं। अगर उसके बाद भी बीपी कंट्रोल नहीं होता है तो निफेडिपिन नाम की एक दवाई आती है, उसको भी दिया जाता है। अभी भी कुछ सेंटर्स पे मिथाइल डोपा नाम की मेडिसिन भी यूज की जाती है। और अगर बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ी रहती है, जैसे कि ऊपर की बीपी 160 और नीचे का 100 रहता है, तो इंजेक्शन के फॉर्म में भी बीपी कम करने की दवाई देनी पड़ती है। उसके साथ साथ अगर महिला को सर में दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन या फिर पेट में दर्द, उल्टी या सांस लेने में तकलीफ, ऐसे कुछ लक्षण आते हैं तो उसको दौरे ना आए इसके लिए भी दवाई देनी पड़ती है। उसके लिए लगभग 24 घंटे ड्रिप से दवाई चलानी पड़ती है या फिर हर 4-4 घंटे पे उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है ताकि महिला को दौरा ना आए यानी कि फिट्स ना आए। फिट्स आने के बाद और भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाती हैं। कभी कभी किडनी को डैमेज हो जाता है, लिवर को डैमेज हो जाता है और भी सारे ऑर्गन जैसे कि मैंने पहले बताया उन सबको डैमेज हो जाता है। मरीज को बहुत समय तक आईसीयू में भी भर्ती रहना पड़ता है
सांस की नली डालनी पड़ती है, मतलब कि इंट्यूबेट करना पड़ता है, मरीज को वेंटिलेटर पे रखना पड़ता है। पहले की तुलना में आजकल जो कॉम्प्लिकेशन है थोड़े कम हुए हैं, क्योंकि मरीज आजकल टाइमली अस्पताल आ जाता है। पहले के ज़माने में हमारे सीनियर्स बताते हैं कि हर दिन लगभग 4-5 मरीज को दौरे आ जाते थे, लेकिन आजकल जो दवाइयाँ हैं थोड़ी ज़्यादा विकसित हुई हैं। मैग्नीशियम सल्फेट एक दवाई होती है, उसको देने के कारण बहुत सारे महिलाओं में दौरे आने की प्रक्रिया को टाइमली रोका जा सकता है। अब बात करते हैं कि बढ़ती हुई बीपी में कब डिलीवरी कराना पड़ सकता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी 34 वीक्स यानी कि 8.5 महीने के बियॉन्ड है, यहाँ तक कि 32 वीक्स भी कह सकते हैं, 32 वीक्स यानी कि 8 मंथ्स के आसपास है, तो इसके बाद अगर आपका बीपी अनकंट्रोल होने लगता है या फिर बच्चे में खून का बहाव रुकने लगता है और दवाई से बीपी कम नहीं होता है, या फिर आपके सर में दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन या कुछ ऐसे लक्षण आने लगते हैं जो कि सीवियर प्रीएक्लेम्सिया कह जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में डिलीवरी करा देना ही माँ और बच्चे दोनों के लिए बेहतर होता है। तो 32 वीक के बाद अगर डिलीवरी कराई जाती है तो बच्चे को फिर भी थोड़ा बच्चे की बचने की संभावना थोड़ा बढ़ जाती है। लेकिन यही अगर 32 वीक्स के पहले आपका ये कंडीशन होता कि बीपी बढ़ रही है, कितनी भी दवाइयाँ दे रहे हैं कंट्रोल नहीं हो रही हैं, आपके सर में दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन आ रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में माँ की जान को ध्यान में रखते हुए डिलीवरी पहले करानी पड़ती है। अगर 32 वीक्स के पहले डिलीवरी होती है तो बच्चे की बचने की संभावना थोड़ी कम हो जाती है। वहीं 28 वीक यानी कि 7 मंथ पे डिलीवरी करानी पड़ी तो और ज्यादा कम संभावना हो जाती है। और अगर आपकी प्रेगनेंसी 37 वीक्स यानी कि 9 महीने पूरे हो गए हैं तो इस समय में डिलीवरी कराने में माँ और बच्चे दोनों के लिए ही सेफ होता है। अक्सर देखा गया है कि डिलीवरी कराने के 24 से 48 घंटे के अंदर मरीज की बीपी कम हो जाती है और दवाई का जो डोज चल रहा था उसको भी कम करना पड़ता है, और कुछ कुछ मरीजों में बीपी की दवाई की बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ती है। ऐसा मेनली जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया में ऐसा होता है जिसमें कि प्रेगनेंसी में ही बीपी बढ़ी है। लेकिन वैसे मरीज जिनकी बीपी पहले से ही बढ़ी हुई है, प्रेगनेंसी के 20 हफ्ते के पहले ही उनका पता चला है, उनकी बीपी जो है डिलीवरी के 6 हफ्ते बाद भी बढ़ी ही रहती है। और जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन और प्री एक्लेम्सिया है यानी कि जो बीपी प्रेगनेंसी के 5 महीने के बाद बढ़ी है, तो वो अक्सर डिलीवरी के 6 हफ्ते के अंदर ही ठीक हो जाती है। इस तरह से हमने इस वीडियो में देखा कि प्रेगनेंसी में बढ़ती हुई बीपी के कारण माँ और बच्चे दोनों को नुकसान हो सकता है। इसलिए आपको प्रेगनेंसी में शुरू से ही सारी इन्वेस्टिगेशन करानी चाहिए और ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, यूरिन टेस्ट यह सब कराना जरूरी होता है, जिससे कि शुरू में ही आपके बढ़ती हुई बीपी का पता चल पाए। बढ़ती हुई बीपी के कारण प्रेगनेंसी में कुछ और कॉम्प्लिकेशन भी हो जाते हैं, जैसे कि हेल्प सिंड्रोम होता है, जिसमें कि आपके शरीर में ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और आपके प्लेटलेट जो सीबीसी में हो जाते हैं वो लो हो जाते हैं और आपके लीवर एंजाइम्स बढ़ जाते हैं। ये भी एक डेंजरस सिचुएशन ही है, इसमें भी तुरंत डिलीवरी करानी पड़ती है, नहीं तो मदर के मल्टी ऑर्गन्स का फेलियर होने का चांस रहता है। जैसे कि अभी मैंने पहले बताया कि बीपी के कारण दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे और आंखों और शरीर के सारे अंगों पर असर पड़ता है। तो इस कंडीशन में डिलीवरी तुरंत करानी पड़ती है। इसके अलावा प्लेसेंटल एब्रप्शन भी हो सकता है, जैसे कि मैंने पहले ही शुरू में बताया था वीडियो के शुरू में कि एक प्रेग्नेंट महिला हमारे पास आई थी जो ब्लीडिंग करके आई थी, जिसको एब्रप्सियो प्लेसेंटा बोलते हैं। इसमें बढ़ती बीपी के कारण प्लेसेंटा अपनी जगह से खिसक जाता है। कंडीशन में अगर टाइमली ध्यान नहीं दिया गया तो माँ को तो खतरा होता ही है, बच्चे को भी बचने की संभावना कम हो जाती है। इसके अलावा एक और कंडीशन होता है जिसको प्रेस बोलते हैं, PRES, पोस्टीरियर रिवर्सिबल इनकेफेलोपैथी सिंड्रोम। इस कंडीशन में क्या होता है कि मरीज को धुंधला दिखाई पड़ने लगता है और अगर समय रहते ट्रीटमेंट किया गया
तो यह कंडीशन रिवर्सिबल है, जैसे कि इसके नाम में ही है, लेकिन इसके लिए बीपी कम करने की दवाई, दौरे ना आने की दवाई, ये सब टाइमली देनी पड़ती है, तब यह कंडीशन भी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं कि ऐसे क्या क्या लक्षण हो जिनको अगर आप महसूस करती हैं तो आपको तुरंत अस्पताल आना चाहिए। ये बढ़ी हुई बीपी के लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि सर में तेज दर्द, आंखों के सामने धुंधलापन, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, बहुत ज्यादा उल्टी होना, चक्कर आना, या बच्चे का कम घूमना, या नीचे के रास्ते ब्लीडिंग होना। इन सभी कंडीशन में आपको तुरंत अस्पताल जाना चाहिए, ताकि टाइमली अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट हो जाए और उसका मैनेजमेंट हो जाए। अब बात करते हैं कि कुछ कुछ कंडीशन होती हैं जिसमें कुछ दवाइयाँ देने से बीपी थोड़ा पहले से ही कंट्रोल में रहता है, और प्री एक्लेम्सिया, जो कि एक्लेम्सिया के पहले का स्टेज है, उसको थोड़ा प्रिवेंट किया जा सकता है। इसके लिए वैसी महिलाएं जिनको आईवीएफ से कंसीव की हैं, या फिर उनको पहले से ही बीपी बढ़ा हुआ रहता है, यानी कि क्रोनिक हाइपरटेंशन वाली पेशेंट हैं, या फिर जिनको एप्ला सिंड्रोम है जिसमें कि ब्लड में एंटीबॉडीज पॉजिटिव आती है, इस कंडीशन में जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है उसके बाद ही लो डोज एस्पिरिन नाम की एक टैबलेट चलाई जाती है, जिसमें 75 mg या फिर 150 mg की एस्पिरिन की टैबलेट रोज रात को एक टैबलेट खानी होती है। उसको लगभग 9 महीने यानी कि 36 वीक तक खाना होता है, जिससे कि बीपी के कारण बच्चे पर भी असर कम पड़ता है और बीपी भी उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती है। ऐसा स्टडी में पाया गया है कि कैल्शियम लेने से भी बीपी बढ़ने का खतरा कम हो जाता है। इसके अलावा आपको रोज कम से कम 40 मिनट्स की एक्सरसाइज करनी चाहिए। वो एक्सरसाइज नॉर्मल योगा, प्राणायाम या सिंपल वॉकिंग हो सकता है, या फिर डीप ब्रीदिंग की कोई एक्सरसाइजेज हो सकती है। मतलब कि बॉडी का मूवमेंट होते रहना चाहिए। और सबसे जरूरी बात, अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो उसके पहले ही कुछ ब्लड टेस्ट करा लेने चाहिए, जैसे कि शुगर का टेस्ट, थायराइड का टेस्ट और बीपी भी मेजर करा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये सब कंडीशन पहले से ही डिटेक्ट हो जाती हैं तो उनका मैनेजमेंट भी टाइमली हो जाता है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि बीपी, शुगर अक्सर मरीज में साथ साथ हो जाते हैं, जिसको थायराइड का डिसऑर्डर जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है उसको भी बीपी बढ़ने का खतरा रहता है। इसके अलावा प्रेगनेंसी के पहले अगर आप अपना वजन नपवा लेती हैं और अगर अपना वेट कंट्रोल में रखती हैं तो यह भी एक फायदेमंद स्टेप हो सकता है, क्योंकि अगर आपका वजन भी ज़्यादा है तो भी बीपी बढ़ने का खतरा ज़्यादा रहता है। एक बार प्रेगनेंसी आपकी हो जाती है तब आप वजन नहीं घटा सकती हो, क्योंकि प्रेगनेंसी कंसीव होने के बाद हम वजन घटाने का सलाह नहीं देते हैं। लेकिन अगर प्रेगनेंसी जब तक आपकी नहीं हुई है तब तक आप वजन घटा लेती हैं तो बहुत सारे प्रेगनेंसी के जो कॉम्प्लिकेशन है, जो एक आपकी नॉर्मल प्रेगनेंसी होती है, वो हाई रिस्क बन जाती है अगर आपका वजन ज़्यादा रहता है, क्योंकि ऐसे मरीज में बीपी, शुगर सारी चीज़ें होने लगती है एक साथ ही। इस तरह से इस वीडियो में हमने बीपी से रिलेटेड बहुत सारी बातें की। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं, और अगर आपको यह वीडियो यूजफुल लगा तो अपने आसपास की प्रेग्नेंट फीमेल्स को यह वीडियो शेयर कर सकती हैं, ताकि उनको समय रहते जानकारी मिल जाए और वह समय रहते ही अपने आसपास के डॉक्टर को विजिट कर सकें और उचित सलाह ले सकें।